ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बचा हुआ है वो है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और इनके एप्लीकेशंस। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बेसिक बात का तुम जवाब दो कि हम जैसे मान लो कोई भी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, तो उसको यूज करने के पीछे हमारा पर्पस क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों भाई, बताएगा कोई? फिर जो चीजें नेकेड आई से नहीं देख सकते। हाँ, बेसिकली ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हम नेकेड आईज से क्लियरली नहीं देख सकते हैं, और अगर उनमें हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप यूज करते हैं तो हम उनका साइज एक तरह से जो उनका अपरेंट साइज है उसको हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो जो टेक्निकल वर्ड है इसके पीछे उसको हम लोग बोलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा कॉल्ड विजुअल एंगल। ठीक है ना। कॉल्ड विजुअल एंगल। क्या होता है विजुअल एंगल, देखना ध्यान से। विजुअल एंगल क्या है, सपोज ये आईज हो गई, ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस जैसा ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये हो गया क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, अभी तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मोस्ट क्लियरली देखना है, ठीक है ना, मतलब सच दैट कि उसका साइज हमें ज्यादा से ज्यादा नजर आए मोस्ट क्लियर वे में, तो उस ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम नियर पॉइंट टू फार पॉइंट, कहाँ होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट जिससे वो हमें मोस्ट क्लियरली दिखाई दे। तो तुम बोलोगे कि वो नियर पॉइंट पे होना चाहिए, बताओ। ये बात क्लियर है? कोई भी h हाइट का ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उसके क्लियरली देखना है, मोस्ट क्लियरली इनफैक्ट, तो उसको आई लेंस से d डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आई लेंस क्या करेगा, आई लेंस इसका इमेज अगर रे डायग्राम बनाए तो उसका इमेज रेटिना पे फॉर्म होगा। तो मैंने ये एक लाइट रे बनाई है जो ऑप्टिकल सेंटर से है और ये उसका इमेज है। ठीक है, अब देखो हमको ब्रेन साइज क्या परसीव करेगा, वो साइज इस एंगल पे डिपेंड करेगा, थीटा एंगल पे। ठीक है ना भाई, जैसे समझो कि सन है, सन का साइज बहुत बड़ा है लेकिन सन का डिस्टेंस हमारे से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सन का जो पूरा साइज है, पूरा जो सरकमफेरेंस है, वो हमारे आईज में जो एंगल बना रहा है वो एंगल बहुत स्मॉल है, और उसी एंगल को हम लोग बोल रहे हैं विजुअल एंगल। ठीक है, तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मोस्ट क्लियरली देखना है, तो अगर हम सन को और सपोज किसी क्वाइन को कंपेयर करें और क्वाइन को हमने रखा हो डी डिस्टेंस पे, तो जाहिर सी बात है कि हमें वो क्वाइन ज्यादा क्लियरली नजर आएगा, भले ही उस क्वाइन का साइज सन के साइज से बहुत छोटा है। रीजन बीइंग कि रीजन वो कैपिटल डी डिस्टेंस पे है, और रीजन बीइंग कि उसके लिए विजुअल एंगल की वैल्यू ज्यादा है। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट का जो साइज हमको जो अपीयर हो रहा है, साइज ब्रेन जो परसीव कर रहा है, दैट साइज इज डिपेंडेंट ऑन दिस एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल, विजुअल एंगल। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक बात लिख सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। बताओ, इस लाइन में किसी को डाउट है तो बोलो। अब बात आती है कि मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना हो सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम विजुअल एंगल तब हो सकता है जब हम उस ऑब्जेक्ट को कैपिटल डी पे रखें। तो मैक्सिमम विजुअल एंगल हो जाएगा थीटा नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखो तो ये h अपॉन डी के इक्वल आएगा। ठीक है ना। ये जो मैक्सिमम विजुअल एंगल हम लोग ने लिखा है ये है विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमने कोई भी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप नहीं लगाया है, नेकेड आइज से अगर हम इसको देख रहे हैं तो नेकेड आइज से देखने पे मैक्सिमम विजुअल एंगल जो पॉसिबल है दैट इज h अपॉन डी। बोलो, अब अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के सेम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हो सकता है ये विजुअल एंगल बढ़ जाए, देखेंगे किस तरह से बढ़ेगा ये विजुअल एंगल, और जितने टाइम्स ये विजुअल एंगल इंक्रीज होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि मैग्निफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें याद दिलाऊं, कैमरा अगर तुमने कभी देखे हो, जो भी डीएसएलआर कैमरा है या नॉर्मल जैसे भी हैं, उन सभी में
ऑप्टिकल जूम लिखा होता है 10x 20x देखा होगा ना, तो वो जो बेसिकली 10x और 20x है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल जूम, नॉट डिजिटल जूम। डिजिटल जूम का मतलब है कि कोई फोटोग्राफ है तुम्हारे फोन में, तुमने उसको पिंच आउट करके बड़ा कर लिया, सो दैट इज डिजिटल जूम। डिजिटल जूम से क्लैरिटी नहीं बढ़ती है, तुम देखते हो कि फोटो बड़ा करते हैं तो ब्लर हो जाती है, तो दैट इज डिजिटल जूम। डिजिटल जूम की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑप्टिकल जूम में क्या होगा कि एक्चुअल उसके पिक्सल्स बढ़ेंगे पिक्चर के, तो जो कैमरे के ऊपर लिखा होता है ऑप्टिकल जूम इज 10x 20x, तो वो इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर बनेगा या मैग्निफिकेशन बनेगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन नीचे लिखेंगे कि व्हेन वी यूज एनी मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट, मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट, then this angle can be increased further। ठीक है ना, और फर्दर इंक्रीज करने के बाद जो उस इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर होगी, उसका हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे, दैट मैग्नीफाइंग पावर m से ही डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू, तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा विजुअल एंगल व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद जो विजुअल एंगल है थीटा अपॉन अपॉन में विजुअल एंगल when seen through naked eyes and that is theta naught। ध्यान रखना जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में जो हमको एंगल लेना है वो तब लेना है जब हमने उस ऑब्जेक्ट को कैपिटल डी पे रखा हो। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो क्या क्या बातें हुई फिर से। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज जो हमारा ब्रेन परसीव करेगा, दैट साइज इज डिपेंडेंट ऑन दिस एंगल, दिस विजुअल एंगल थीटा। ठीक है, व्हाट इज दिस एंगल थीटा? तो थीटा तुम ध्यान से देख सकते हो डायग्राम में, दैट साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि लेंस से लेके रेटिना तक का डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है ना, तो साइज कितना बड़ा बनेगा रेटिना पे वो इस एंगल पे ही डिपेंड करेगा। तो अगर हम नेकेड आईज से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो मैक्सिमम एंगल जो हमको मिल सकता है, मैक्सिमम एंगल वो तब मिलेगा जब हम इस ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे रखेंगे, यानी कि कैपिटल डी पे। तो लेट से अगर हमने h हाइट का ऑब्जेक्ट है और उसको नियर पॉइंट पे रखा हुआ है, तो जो थीटा की वैल्यू बन रही है देखो ध्यान से, दिस थीटा इज इक्वल टू h अपॉन डी। ठीक है, तो इस थीटा को हम लोग थीटा नॉट बोल देते हैं, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम विजुअल एंगल विद अनएडेड आईज, मतलब विद नेकेड आईज। हाँ, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद ये एंगल को हम बढ़ा सकते हैं, और ये एंगल कितना बढ़ेगा कौन से इंस्ट्रूमेंट में, यही सारा डिस्कशन हमको करना है आज। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर जो नई वाली डिफाइन होगी आफ्टर प्लेसिंग दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट विल बी थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा वो एंगल होगा जब इंस्ट्रूमेंट को यूज करके बनेगा, और थीटा नॉट वो एंगल है जब विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, कैपिटल डी पे रख रहे हैं। बताओ यहां तक जो बातें हुई है उसमें कहीं डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट है तो। क्लियर है? अब देखो अगर हमें इस एंगल को इंक्रीज करना है तो हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल
माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, या इसको हम लोग डिटेक्टिव लेंस भी बोलते हैं। ये एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है, देखा होगा डिटेक्टिव लेंस, मतलब कोई भी सिंपल जो लेंस है दैट इज मैग्नीफाइंग लेंस कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। अब अगर हमें उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करनी है तो देखो कैसे इंक्रीज होगी। ध्यान रखना, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे उसमें जब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो वो मैग्नीफाइंग पावर हम दो केसेस में कैलकुलेट करेंगे। कैसे दो केसेस होंगे, जिसमें से पहला केस को बोलते हैं हम लोग, पहला केस कहलाता है अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट्स। नॉर्मल एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है लीस्ट स्ट्रेन स्टेट, और लीस्ट स्ट्रेन स्टेट को हम लोग डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि उस केस में फाइनल इमेज जो बन रही होगी, बताओ कि हमारी आईज लीस्ट स्ट्रेन स्टेट में कब होंगी, जब हम कैसे ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे जो फार पॉइंट पे प्लेस्ड होगा, यानी कि जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। तो इन तीनों बातों का एक ही मतलब है, नॉर्मल एडजस्टमेंट्स लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है लीस्ट स्ट्रेन स्टेट, या लिखा हुआ है कि फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, तीनों बातों का एक ही मतलब है। और सेकंड केस में हम लोग बोलते हैं, सेकंड केस इज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, एंड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द स्टेट व्हेन आईज आर मोस्ट स्ट्रेन्ड। और मोस्ट स्ट्रेन्ड स्टेट कब होगी बताओगे? मोस्ट स्ट्रेन्ड स्टेट, मोस्ट स्ट्रेन्ड स्टेट तब बनेगी जो हमारी फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट, दैट इज डी। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब हम सॉल्व करेंगे, अभी देखेंगे तीन इंस्ट्रूमेंट हमको पढ़ने हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो तीनों ही केस में हमें ये दो तीनों ही इंस्ट्रूमेंट में हमें दोनों केस में सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या करेंगे हम लोग, ये रहा वो डिटेक्टिव लेंस, ठीक है, और इस डिटेक्टिव लेंस में सपोज इसका फोकल लेंथ f है, और हम इस ऑब्जेक्ट को, उसी ऑब्जेक्ट को यानी h हाइट का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम अगर इस डिटेक्टिव लेंस के फोकस पे प्लेस करते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि फोकस पे प्लेस करेंगे तभी इसका जो फाइनल इमेज है वो इंफिनिटी पे फॉर्म होगा। देखो ध्यान से, तो अगर हम इसको फोकस पे प्लेस करते हैं तो तुम ध्यान से देखो, ये जो लाइट रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या पैरेलल हो जाएंगी, और हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, तो हम लोग का जो ऑब्जर्वर है वो यहीं पे है। ऑब्जर्वर जिस लेंस के पास रखेगा ना अपनी आंखों को, उसी को हम लोग बोलते हैं आई पीस। तो आई पीस का मतलब है कि आईज आर वेरी क्लोज टू आई पीस, आई पीस, आईज की लोकेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पी है। तो अब देखो ये जो फाइनल इमेज बन रही होगी, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, फाइनल इमेज देखो ध्यान से, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, और उस फाइनल इमेज का साइज भी इंफिनिटी है। अब हमसे कोई कहे कि वो जो फाइनल इमेज बन रही है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, तो देखो वो एंगल तो यही वाला एंगल बनेगा ना, थीटा। फाइनल इमेज का साइज इंफिनिटी है लेकिन है भी वो इंफिनिटी पे, तो वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, वो वही एंगल है जितना ये ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है, ध्यान से देखो तो इस केस में थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी सिंपली h अपॉन एफ, और थीटा अगर h अपॉन एफ है तो मैग्निफिकेशन को हम लोग लिखते हैं थीटा अपॉन थीटा नॉट। ध्यान से देखना, थीटा की जगह है h अपॉन एफ, और थीटा नॉट की जगह हम लोगों ने पहले ही निकाला था, कितना आया था, h अपॉन डी। तुम्हें यहाँ से मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिल जाएगी d अपॉन एफ। तो ये मैग्निफिकेशन हो गया है अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट्स। ध्यान से देखो, this is the magnification under normal adjustments. सर इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है वो थीटा कैसे हुआ? सोचो ना ध्यान से, ये जो मैंने दो डॉटेड लाइन बनाई हुई है
ये इन्फिनिटी पे जाएंगी ना, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी दोनों डॉटेड लाइन। यस सर। इन्फिनिटी पे जो इमेज बन रही होगी इस तरह से, वो इमेज कितना एंगल बनाएगी? वो एंगल तो यही वाला बनेगा ना, क्योंकि ये वाली लाइन तो फॉलो करेगी ना उसके टिप को। यस सर, यस सर। भाई इमेज जैसे एरो बन रहा है, एरो है ना इमेज, तो उसका बॉटम जो है ये एक लाइन ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस वाली, और एक ये वाली लाइन ले लो जो पी से पास हो रही है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल फाइनल इमेज सबटेंड कर रही है। तो मैंने ऑब्जेक्ट से निकाल दिया वो एंगल। बोलो क्लियर है? अब दूसरा केस ये आता है कि अगर हमें मैग्निफिकेशन और इंक्रीज करना है, ये तो मैग्निफिकेशन हो गया अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट्स। अब अगर हमें और इंक्रीज करना है तो उसका तरीका ये है कि हमें ऑब्जेक्ट को इस लेंस के और नजदीक लाना पड़ेगा, सच दैट कि इस बार हम लोग चाहेंगे कि फाइनल इमेज कहाँ बने, इस बार हम लोग चाहेंगे कि फाइनल इमेज डी पे बने। तो सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया एच, देखना ध्यान से, ये लाइट रे हो गई, ठीक है। एंड लेट से इसको लाइट रे को अगर हम बैक ट्रेस कर रहे हैं तो ये एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखो। और हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे कि ये जो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, ये वर्चुअल इमेज उस आई पीस से कैपिटल डी डिस्टेंस पे हो। तो लेट से ये एच डैश हाइट का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। रे डायग्राम अगर कंप्लीट बनाए तो एक रे तो मैंने ये बना दी है, और एक रे इस तरह से बना सकते हैं। दिस इज कंप्लीट रे डायग्राम, देखो। और यहां से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। और अब जो फाइनल एंगल बन रहा होगा वो ये वाला एंगल होगा थीटा। तो कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यों भाई? तो इस डिस्टेंस को देखो, वैसे तो ये डिस्टेंस u है, लेकिन हम इसको u नॉट ले लेते हैं, या इनफैक्ट यू ई लिखना चाहिए, बिकॉज हम इस लेंस को आई पीस लिख रहे हैं। ये डिस्टेंस यू ई है, ठीक। तो थीटा अगर हमें निकालना है, ध्यान से देखो, तो थीटा की वैल्यू इस बार बनेगी h अपॉन यू ई, देखो। और थीटा नॉट की वैल्यू अभी भी कितनी है? थीटा नॉट अभी भी h अपॉन डी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, 1/f = 1/v माइनस 1/u। ध्यान से देखो, तो u की जगह हम लोग माइनस यू ई डालेंगे और v की जगह हम लोग माइनस डी डालेंगे। क्लियर है ये बात? रखो। तो ये आएगा 1/f = 1/-d एंड प्लस 1/ue। तो यहाँ से तुम 1/ue की वैल्यू निकाल दो, तो ये आएगा 1/f प्लस 1/d। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा थीटा अपॉन थीटा नॉट, तो ये होगा h अपॉन यू ई अपॉन h अपॉन डी, तो ये आएगा d अपॉन यू ई। और ध्यान से देखो, d अपॉन यू ई का मतलब है d मल्टीप्लाई कर दो ऊपर इक्वेशन में, तो ये 1 प्लस d अपॉन एफ आएगा। यानी कि इस केस में मैग्निफिकेशन आया 1 प्लस डी बाई एफ। तो देख रहे हो ध्यान से, मैग्निफिकेशन की वैल्यू इंक्रीज हो गई है पहले के कंपैरिजन में। देखो ध्यान से, क्लियर है या नहीं? बताओ, कहीं डाउट है तो। दिस इज द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। हर एक स्टेप ध्यान से देखना, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है कई बार।
ठीक है। देखो इसमें करो क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। हाँ कर लिया है। तेरा ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। Find the angular magnification produced if the image is formed at near point of the eye which is 25 centimeter from it. बोलो। तो चाहो तो पहले सीधे सीधे सॉल्व कर लो कि जो फाइनल इमेज बन रही है, इमेज बन रही है कहाँ पे, माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि डी पे, और फोकल लेंथ दिया हुआ है उसका 12 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा केस हो गया, ये तो हमारा स्टैंडर्ड वाला केस हो गया, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। बस लगा दो फॉर्मूला, क्या आएगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डी बाई एफ, हो जाएगा 1 प्लस 25/12। ठीक है, कर लिया ना सभी ने। नेक्स्ट देखो, ये ऊपर वाले का आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3.08। देखो नेक्स्ट देखो, मैग्नीफायर का मतलब भी यही है, सिंपल। इसमें कह रहा है 10 डायोप्टर लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफायर, यानी अगर हम लेंस का फोकल लेंथ निकालें तो ये हो जाएगा 100/10, यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल आई। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो ध्यान से देखो, इमेज डिस्टेंस हो गई -25, फोकल लेंथ हो गया +10, तो मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, 1/10 इज इक्वल टू -1/25 प्लस 1/x, x की वैल्यू निकाल दो, या -1/u रहने दो, -1/u, तो यहाँ से u की वैल्यू निकालो, क्या आती है निकल के, 7.1 -7.1। माइनस का 7.1। सर हाँ बोलो। सर हमें क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चलेगा कि इमेज जो है वो नियर पॉइंट पे बनेगी कि नहीं बनेगी? क्वेश्चन में लिखा होगा। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उससे तो पढ़ के समझ आ गया था कि वो नियर पॉइंट पे बनेगी, नीचे लेकिन वाले क्वेश्चन तो और क्लियरली लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। बोलो। यस सर, ओके सर, ठीक है ना। यस। तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब सिंगल लेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड इज, सेकंड हेडिंग पड़ेगा कंपाउंड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा कि दो लेंस यूज होंगे। ठीक है, टू कॉन्वेक्स लेंसेज,
are used, they are called objective and eyepiece. ठीक है, objective has smaller aperture and smaller focal length than those of eyepiece. ठीक है, primary image formed by objective is real and inverted, which acts as object for eyepiece. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट में डिस्टेंस between the lenses can be varied to change position and magnification of final image. To change position and magnification of final image. ठीक है, अब देखो इसमें भी हम दो पार्ट में करेंगे. ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग करते हैं जिसको बोलते हैं अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट्स. तो अब याद हो जाना चाहिए कि अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट्स फाइनल इमेज कहाँ बननी है. तो अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट्स जो फाइनल इमेज बननी है वो बननी है इन्फिनिटी पे, और ये मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट बनेगी आइज के लिए. आइज के लिए मोस्ट रिलैक्स स्टेट होगी. अब मैंने कहा ना इसमें दो लेंसेज हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं. तो जो आगे वाला लेंस होता है, ये ऐसे बोलना चाहिए, ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट के नजदीक है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव छोटा होगा. अब ऐसे ध्यान से देखो तो माइक्रोस्कोप को हम यूज किस में करते हैं, और माइक्रोस्कोप को हम किसको देखने के लिए यूज में लाते हैं. तो नॉर्मली ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनका साइज बहुत छोटा होगा, मतलब वो नियर तो है बट उनका साइज बहुत छोटा है, इसलिए हमें उनको एनलार्ज करना है. तो देखो अगर उनका साइज बहुत छोटा है तो प्राइमरी लेंस बहुत बड़ा लेने का कोई बेनिफिट नहीं है. तो प्राइमरी लेंस जो हम लोग ले रहे हैं जिसको ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं वो छोटा ही चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही बहुत छोटा है. तो क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव इस एच लेंथ के, इसका फोकल लेंथ सपोज एफओ है, ऑब्जेक्ट का पहले रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा. ठीक है ना, इसका इमेज फॉर्म होगा रियल एंड इन्वर्टेड. तो मैं ये दो लाइट रेस बना देता हूं एंड सपोज ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं. तो ध्यान से देख लो, ये बन जाएगा इसका इमेज. लेट्स से वी कॉल इट एच डैश. देखो ध्यान से, क्लियर है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां का, ये डिस्टेंस हम यूओ ले सकते हैं, और इमेज डिस्टेंस जो यहां से यहां बन रहा है, यहां से यहां, इसको हम वीओ ले सकते हैं. ध्यान से देखो, यूओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव. ठीक है यहां तक. अब ये बताओ कि वो जो सेकंड वाला हमको लेंस लेना चाहिए, उसके लिए ये जो बनाया हमने बीच में ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी. तो अगर हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे हो, तो बताएगा कोई कि ये आई पीस से एच डैश वाले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने. एफ आई पीस. हाँ, एफ आई पीस के इक्वल होना चाहिए. करेक्ट.
तो ये वाला डिस्टेंस एफ ई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, रे डायग्राम कंप्लीट कर दो। देखो अगर तुमको याद करने के लिए दे दिया जाए ये तो बहुत मुश्किल है ये सब याद रखना, पर इसलिए एक एक स्टेप समझते हुए चलना। तो एक लाइट रे मैंने पोल से निकाल दी है, ठीक है, और एक लाइट रे पैरेलल निकाल दी है। देखो ठीक है ना, और दोनों लाइट रेज ये इन्फिनिटी जा रही हैं, बैक ट्रेस करेंगे तो ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, और ये हमारा आईज की लोकेशन हो गई। देखो ठीक है, तो फाइनल जो इमेज बनेगी एंगल वो ये वाला एंगल होगा थीटा। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। ठीक है, अब देखो मैग्निफिकेशन हमको चाहिए, तो अगेन थीटा नॉट का मतलब होगा एच अपॉन डी, और थीटा का मतलब होगा एच डैश अपॉन एफ ई इस पर्टिकुलर केस में। बताओ, तो अगर हम मैग्निफिकेशन निकालें तो दिस इज थीटा अपॉन थीटा नॉट, तो ये आएगा एच डैश अपॉन एफ ई एंड डिवाइडेड बाई एच अपॉन डी। तो ध्यान से देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एच डैश अपॉन एच इंटू डी अपॉन एफ ई। और अब ये फॉर्मूला इस तरह से आ गया, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है तुम ध्यान से देखो, क्या ये मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस है, और ये जो आया है ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है। और मैंने तुमसे ये बात बोली थी कि अगर कभी सक्सेसिव रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है और हमें फाइनल टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हर एक की मैग्निफिकेशन को अलग अलग निकाल के फाइनली सभी का प्रोडक्ट ले लें। तो यहाँ पे वही चीज निकल के आ रही है, तो कुछ नया नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको। मतलब हम स्टार्ट ही यहीं से कर सकते थे कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन इनटू आई पीस मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, आई पीस का मैग्निफिकेशन सेम वही आ रहा है जो हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप का निकाला था, याद करो। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में अगर इमेज इन्फिनिटी पे है तो आई पीस का मैग्निफिकेशन कितना आया था, डी अपॉन एफ, तो वही यहाँ पे निकल के आ रहा है। हाँ, ये हमें और निकालना है एच डैश अपॉन एच, तो एच डैश अपॉन एच यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू, तो उसके लिए हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं, या तो हम इसको वीओ अपॉन यूओ भी लिख सकते हैं, वीओ अपॉन यूओ। ठीक है, या फिर इसको हम 1 माइनस वीओ अपॉन एफओ भी लिख सकते हैं, देख लो ध्यान से। ठीक है, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं कॉल्ड ट्यूब लेंथ। एक टर्म डिफाइन होता है जिसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ, और ट्यूब लेंथ कौन सा डिस्टेंस है, ट्यूब लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन, ट्यूब लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फर्स्ट फोकस ऑफ आई पीस। अभी थोड़ी अलग टाइप की डेफिनेशन है, सेकेंड फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फर्स्ट फोकस ऑफ आई पीस। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है क्या ये आई पीस का फोकस है, और ध्यान से देखो तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये ऑब्जेक्टिव का फोकस होगा, क्योंकि पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो एफओ बनेगा। तो ट्यूब लेंथ का मतलब है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला लेंथ एल है, ट्यूब लेंथ बनेगा। ठीक है, और ध्यान से देखो तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस एफओ बनेगा, डायग्राम बताओ कहीं डाउट है तो ये जो वीओ है, वीओ ध्यान से देखो, क्या हम लोग वीओ को एफओ प्लस एल लिख सकते हैं, वीओ को एफओ प्लस एल लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आया, इसकी वैल्यू देखो 1 माइनस वीओ बाई एफओ है। तो वीओ की जगह अगर ये डाल दें जो हम लोगों ने निकाला है, एफओ प्लस एल अपॉन एफओ, देखो ये माइनस एल अपॉन एफओ आ जाएगा। देखो, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन निकल के आ जाएगा। इसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एल अपॉन एफओ इंटू डी अपॉन, कंबाइन करके लिखें अगर, डी अपॉन एफ ई। ठीक है, वेयर एल इज ट्यूब लेंथ। बताओ पहले जितना लिखा मैंने उसमें कहीं डाउट है तो। मैंने जितनी बातें लिखी हैं उसमें किसी में डाउट है तो बताओ भी। ट्यूब लेंथ की डेफिनेशन जो है वो जरा खास तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक बताओ। ठीक है, सेकंड केस में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन स्टेट। तो अगर हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन स्टेट में जाते हैं तो अब बताओ अब क्या करना चाहिए, हमें किसको मूव करना होगा, ऑब्जेक्टिव को, आई पीस को, या दोनों को। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि पहले हमने फाइनल इमेज कहाँ बनाई थी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये दोनों रेस कैसी हो गई थी, पैरेलल। ये दोनों रेस पैरेलल हैं तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है। अब हमको फाइनल इमेज डी पॉइंट पे चाहिए, तो हमें किसको मूव करना चाहिए, आई पीस को, ऑब्जेक्टिव को, या दोनों को मूव करना पड़ेगा। बताओ भाई। हम्म। अब हमें ऑब्जेक्टिव को छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव तो ऐसा जैसा है वैसे ही रहेगा, एग्जैक्टली सेम। हमें सिर्फ आई पीस को शिफ्ट करने की जरूरत है, और आई पीस को हम शिफ्ट करेंगे एच डैश की तरफ, जिससे कि वो यूई डिस्टेंस पे आ जाए और फाइनल इमेज जो है वो डी पे बन जाए। तो देखो ध्यान से, सेकंड केस में हम ये वाला जो डिस्टेंस है वो चेंज करेंगे। ठीक है, अब जो ये डिस्टेंस है, बाकी सब हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। अब हम ये वाला डिस्टेंस यूई के इक्वल लेंगे, सच दैट कि हमें इस बार फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे चाहिए। तो एक लाइट रे तो ऐसी हो ही गई। ठीक है, अब नियर पॉइंट कहीं भी हो सकता है, और एक लाइट रे ये वाली हो गई। तो हम इन दोनों को पीछे की तरफ बैक ट्रेस करेंगे, तो ये दोनों जहां मीट करेंगी वो हमारा नियर पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनल इमेज आएगा, लेट्स से एच डबल डैश, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस डी के इक्वल होगा। तो अब इस केस में भी अगर हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस जो है पहले डी अपॉन एफ ही था,
तो अब ये 1 प्लस डी अपॉन एफ ई हो जाएगा। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में कोई भी चेंज नहीं आया है। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को हम लोग 1 माइनस वीओ अपॉन एफ ओ ई लिखेंगे। देखो, तो फाइनल मैग्निफिकेशन को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस वीओ अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर अगर ट्यूब लेंथ के फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये भी यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें ट्यूब लेंथ दी हुई है अगर क्वेश्चन में। तो बताओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जल्दी से समझ में नहीं आता है, इसलिए ध्यान से देख के बताओ क्या प्रॉब्लम है, और समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो करो। देखो कई बार क्या होगा ना, क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें नॉर्मली अभी तक जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स करते आ रहे थे कि भाई दोनों लेंस से हम इमेज बनाएंगे और दोनों के मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मेथड भी अभी भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, तो उनको डिस्टेंसेस के हिसाब से ही सॉल्व करना है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो, ठीक है। ट्राई करो इसको पहले। अब देखो जनरली क्या होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है इनको रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना होगा। रिवर्स ऑर्डर में इसलिए क्योंकि हमसे पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, और हमें उसने बताया है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है। तो फाइनल इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पे, लेकिन ये जो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ये आई पीस से है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि पहले आई पीस के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर आई पीस इमेज डिस्टेंस इज -25, और आई पीस के लिए फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ आई पीस के लिए 5 सेंटीमीटर। तो यहां से पहले u निकालते हैं, क्या आएगा, तो 1/5 इज इक्वल टू -1/25 एंड -1/u। तो यहाँ से देखो u का वैल्यू कितना आता है, 1/5 प्लस 1/25, 25/6 आता है, क्यों। ट्वेंटी फाइव बाई 6 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली इसको क्या हम 4.1 समथिंग, कुछ 4.2 लिख दो तो ज़्यादा फायदा है, 4.2 कर देते हैं। अब देखो ये जो डिस्टेंस आया है, माइनस में आया होगा, ये डिस्टेंस आई पीस से आया है पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बताओगे कि इमेज कहाँ बन रही होगी, क्यों भाई, ऑब्जेक्टिव 8 पे कहाँ बन रही होगी। डायग्राम बनाओ या समझ में आ रहा है, विजुलाइज हो रहा है। 8 सेंटीमीटर पे बनेगी। हाँ करेक्ट, ऑब्जेक्टिव हो गया, आई पीस हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो ये हमने निकाला है कि ये यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर पे है, और इन दोनों के बीच का गैप हमको पता ही है, विच इज 12.2 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज है वो ऑब्जेक्टिव से कितने डिस्टेंस पे पता कर लो, और हमें फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो v की वैल्यू हो गई, प्लस का बनेगा 12.2 माइनस 4.2 यानी कि +8 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की दी हुई है +1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यूज कर लेते हैं, क्या आएगा 1/f
इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कितना आता है u यहाँ से? -8/7। यस सर। ठीक है, तो ये ए पार्ट का आंसर हो गया। मैग्निफिकेशन कैसे आएगा बी पार्ट के लिए? मैग्निफिकेशन तो हम चाहें तो अब हमें सब पता चल गया है किससे क्या डिस्टेंस है। तो मैग्निफिकेशन का एक तो तरीका है कि दोनों के लिए अलग अलग v/u निकाल के प्रोडक्ट ले लो, या फॉर्मूला चाहो फॉर्मूला यूज कर लो। तो फॉर्मूला लग जाएगा इसमें 1 माइनस VO/FO और इंटू 1 प्लस D/FE। ध्यान से देखना, तो ये बनेगा 1 माइनस VO की जगह आएगा 8 और FO की जगह आएगा 1। ठीक है, और 1 प्लस D/FE, तो D की जगह 25 और FE की जगह है 5। करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आता है ये? एक आ रहा है -7 और एक आ रहा है 6, तो आंसर -42 आ रहा है बी पार्ट का। बोलो, आ रहा है आंसर? मैग्निफिकेशन निकालने के लिए तुम लोग क्या करो, तुम v/u दोनों के लिए अलग अलग निकाल दो और मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। दोनों के लिए v/u निकाल के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्लियर है? बताओ, कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं? एक और करके देख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 7। ठीक है, दोनों का FO FE गिवन है। इस बार पूछा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सो दैट आई इज इन लीस्ट स्ट्रेन। तो लीस्ट स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ? लीस्ट स्ट्रेन के लिए हम लोग दो बातें लिख सकते हैं। एक तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस जो होगा लीस्ट स्ट्रेन स्टेट में वो D/FE बनेगा, यानी कि 25/5 इक्वल टू 5। और दूसरा ये कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होना चाहिए वो FE के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो अगर आई पीस से 5 सेंटीमीटर पे हो तो ऑब्जेक्टिव से कितने डिस्टेंस पे हो गया? दोनों के बीच का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए VO की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है? क्लियर है ना? तो VO2 लिखो या फिर V की वैल्यू +2 लिख दोगे। FO की वैल्यू हो गई +0.5। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दो 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो यहाँ से देखो UE की वैल्यू क्या आ जाती है, तो ये 2/3 सेंटीमीटर आ रही है सभी की। और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 माइनस VO/FO, ये हो जाएगा 1 माइनस VO/FO, ये आ जाएगा -3। तो फाइनल मैग्निफिकेशन टोटल क्या हो जाएगा? -3 इंटू 5 यानी कि -15। कर लिया सभी ने? बताओ। ऐसा
कोई डाउट इसमें? ठीक है, और थर्ड इंस्ट्रूमेंट है टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप के केस में भी हम लोग बोलेंगे कि दो लेंसेज यूज होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या क्या बातें हुई हैं, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड, यहाँ भी वही सारी बातें हैं, फिर से एक बार नोट कर लो। इस केस में और माइक्रोस्कोप में एक छोटा सा चेंज होगा कि जब हम इसमें इनिशियल ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, यानी थीटा नॉट निकाला था ना, जहां पहले बोला था h/d, तो है क्या कि माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जब हम कंपेयर करते हैं तो ऑब्जेक्ट को डी पे रख के कंपेयर करते हैं। लेकिन टेलीस्कोप में प्रॉब्लम ये है कि टेलीस्कोप से हम जिन ऑब्जेक्ट्स को देखने वाले हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम लोग डी पे तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर हैं। तो हम उस केस में ऐसे बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट यूज करके फाइनल इमेज जो एंगल बना रहा है और इनिशियली हमारी जो नेकेड आईज जो इमेज बना रही हैं उसका एंगल और बाद वाले का एंगल का जो रेशियो बनेगा वही मैग्निफिकेशन है। ठीक है ना? तो इस केस में मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन उसको डी पे रख के हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि डी पे रखना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे जो बनेगा, देखो यहाँ पे भी दोनों दो लेंसेज हैं, ऑब्जेक्टिव आई पीस, ऑब्जेक्टिव पहले की तरह इमेज बनाएगा और वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लार्ज अपर्चर का है और हायर फोकल लेंथ का है, क्योंकि उसको दूर उसके ऑब्जेक्ट्स का पहले इमेज बनाना है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, बोलो। सर इसमें तो 3 बार रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना? क्यों? सर पहले सर ऑब्जेक्टिव से आएगी मतलब रेज उससे रिफ्रैक्ट होंगी, आईपीस से बनेगी, तो सर जो अब आईपीस से जो इमेज बनेगी वो हाँ भी तो हाँ, एक बार ऑब्जेक्टिव से रिफ्रैक्ट होके दिखेगी हमको, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव के अरे हम पीछे लोग बन कहाँ गई। पे हैं, हम लोग आईपीस के पीछे हैं। डायग्राम ऑलमोस्ट मोर और लेस वैसे ही बनेगा। अरे सामने से रेज आ रही हैं, एक बार ऑब्जेक्टिव को क्रॉस करेंगे, एक बार आईपीस को क्रॉस करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ जाएगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज formed using telescope, and let's say this angle is beta, and divided by angle subtended by object at unaided eyes, let's say this is alpha। इस बार जो मैग्निफिकेशन है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, डी पे कंपेयर नहीं करेंगे, ये है मतलब मेरा कहने का। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, सपोज ये हो गया ऑब्जेक्टिव, और ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी होंगी? पैरेलल बनेंगी। और इन्फिनिटी से आने वाली रेज अगर पैरेलल हैं तो उनका जो इमेज बनेगा वो तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्टिव के फोकस पे ही बनेगा। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ अगर एफओ है तो ये एफओ पे ही बनेगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बनेगा?
दिस इज FO, देखो ध्यान से, और ये लाइट रेज यहाँ पे मीट करेंगी। देखो इसके बाद ये जो बना है ये एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट की तरह आईपीस के लिए। अब अगर हमें फाइनल इमेज, हमको फाइनल इमेज कहाँ चाहिए, हमको अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो ये जो पॉइंट है ये इस आई पीस के फोकस पे होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आई पीस के फोकस पे हुआ तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनेगी, यानी लीस्ट स्ट्रेन्ड स्टेट होगी या फिर मोस्ट रिलैक्स स्टेट, जैसे भी बोल सकते हैं। ये पैरेलल रेज हो गई, देखो ध्यान से, और ये हमारी आईज की लोकेशन हो गई जहां से हम देख रहे हैं। तो ये वाला इमेज, ये वाला एंगल हो जाएगा बीटा और ये वाला एंगल बनेगा अल्फा। सपोज ये ऑब्जेक्ट है ए बी और उसका ये इमेज बना ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश का इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे अगर तुम देखो ध्यान से, बीटा का वैल्यू, बीटा को हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई, और अल्फा ध्यान से देखो तो ये वाला अल्फा है तो ये भी अल्फा ही है, अल्फा की वैल्यू को लिख पाएंगे ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग लिखते हैं, अगर हम विद साइन लिखें तो ये बनेगा माइनस ऑफ बीटा बाई अल्फा, तो माइनस बीटा बाई अल्फा करोगे तो ये माइनस ऑफ एफ ओ बाई एफ ई आ जाएगा। देखो ध्यान से, क्लियर है या नहीं? फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, और अगर हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में इस ऑब्जेक्ट को हमें, यानी ए डैश बी डैश को आई पीस के और नजदीक लाना होगा। तो आई पीस को हम आगे लाएंगे, मान लेते हैं आई पीस यूई डिस्टेंस पे आ जाएगा, तो सेम डायग्राम बनेगा, एफ ई की जगह यूई आ जाएगा और वो जो फाइनल इमेज है वो डी पे आ जाएगी। तो उस केस में बीटा की वैल्यू बनेगी ए डैश बी डैश अपॉन यूई, और अल्फा की वैल्यू तो यही रहेगी ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। तो अगर हम मैग्निफिकेशन निकालें विच इज माइनस बीटा बाई अल्फा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन यूई। देखो पहले यहां तक इक्वेशन 1 क्लियर है, और इसके बाद अब तुम आई पीस के लिए सॉल्व कर लो। आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यूई के इक्वल है, फोकल लेंथ प्लस एफ ई के इक्वल है, और फाइनल इमेज हमें बनानी है डी पे, तो वहां पे डी रख दो। तो ये आएगा 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी एंड प्लस 1 अपॉन यूई। तो तुम देखो यहाँ से 1 अपॉन यूई की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना बनेगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस एफ ओ और इंटू 1 अपॉन यूई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, माइनस ऑफ एफ ओ बाई एफ ई अगर कॉमन ले लें ये हो जाएगा 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये मैग्निफिकेशन हो गया सेकेंड केस में। देखो देखो ध्यान से, क्लियर है या नहीं? सर हाँ बोलो। सर प्रीवियसली जो मैग्निफिकेशन है ना उसमें नेगेटिव ऑफ द मॉड का क्यों लिया वो अरे समझ में नहीं आया। वो बना दिया, मॉड क्या मतलब, वो तो एंगल का रेशियो है और माइनस कर दिया। माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है ना भाई, एंगल लिखेंगे तो माइनस तो आएगा नहीं, और इन्वर्टेड इमेज है तो माइनस लिखना चाहिए, इसलिए माइनस लगा दिया अपने पास से। ओके सर। सेकंड केस में मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, कोई डाउट है तो बताओ।
ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप से मतलब है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को हम लोग बोलते हैं कि इट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ठीक है, तो बताओगे पहले केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या आएगा, एल की वैल्यू क्या FO प्लस FE होगी। पहले केस में टेलीस्कोप लेंथ क्या हो जाएगी, FO प्लस FE, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस। और दूसरे केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की वैल्यू बनेगी FO प्लस UE, देखो ध्यान से। और UE की वैल्यू अगर तुम निकालो तो UE की वैल्यू तुमको मिल जाएगी FO प्लस FE इंटू D अपॉन FE प्लस D, सेकेंड केस में। तो ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप सेकेंड केस में हो गया। तो ये और तुम्हें ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो न्यूमेरिकल्स तुमको ज्यादातर इन्हीं तीनों पे मिलेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। टेलीस्कोप काफी इजी है, सीधा सीधा दो केस हैं इसमें। अगेन ये ध्यान रखना कि ये जो दोनों फॉर्मूले निकाले हैं टेलीस्कोप में, ये एप्लीकेबल तभी होंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ध्यान से चेक करो तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट जो है फाइनाइट डिस्टेंस पे हुआ, तो फिर हमें नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले लेंस से इमेज बनानी पड़ेगी, फिर दूसरे लेंस से इमेज बनानी पड़ेगी, और दोनों के मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं दोनों, ये तभी एप्लीकेबल हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो अगर प्रूफ करने के लिए आएगा तो तुम्हें यही प्रूफ करना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ तक बताओ। नेक्स्ट एक और टेलीस्कोप है, पर उसमें सिर्फ हमको डायग्राम और थ्योरेटिकली थोड़ा ध्यान रखना है। वो ये रहा। नेक्स्ट टेलीस्कोप इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, इसको कैसे ग्रेन टाइप टेलीस्कोप भी बोलते हैं। अब इस टेलीस्कोप में क्या होता है, नीचे जो डायग्राम बना है वो ध्यान से देखो। इस टेलीस्कोप में, तो इस टेलीस्कोप में हम लोग लेंसेज यूज नहीं करते हैं, इसमें केवल आईपीस की जगह लेंस होता है, बाकी मिरर यूज करते हैं। क्योंकि लेंस में क्या होता है ना, लेंस में डिस्पर्जन होता है, और डिस्पर्जन की वजह से अननेसेसरी हमें कलर्ड इमेज नजर आता है। तो उस डिस्पर्जन को, उस क्रोमेटिक एब्रेशन को हटाने के लिए हम लोग मिरर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब मिरर यहाँ पे दो यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो पहले जो लाइट है, तो ध्यान से देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मिरर पे फॉल हो रही है। ऑब्जेक्टिव मिरर पे फॉल होने के बाद जो इमेज बन रही है, ऑब्जेक्टिव की वजह से जो मिरर इमेज बन रही है, वो सेकेंडरी के लिए फिर से ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और ये जो इमेज बनाएगा वो फिर आईपीस से रिफ्लेक्ट होके हमें नजर आएगी। तो इसमें खैर कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, जितना दिया हुआ है एनसीईआरटी में उतना ही करते हैं। ठीक है ना। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ऊपर जो हमने किया वो रिफ्रैक्टिंग था, तो रिफ्लेक्टिंग की क्या और खास बातें हैं। ठीक है, तो ये तुम जरा याद रखना। टू रिड्यूस दीज प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम है रिजॉल्विंग पावर की। अब रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, ये हमको अभी इस चैप्टर में नहीं क्लियर होगा, ये हमको वेव ऑप्टिक्स में क्लियर होगा। तो अभी फिलहाल बस याद रखो, रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज अगर हमें करनी है तो हमें लार्जर डायमीटर के लेंस चाहिए। ठीक है, लेकिन लार्जर डायमीटर के अगर हम लेंस लेते हैं तो उनमें क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रेशन आ जाएगा, और इमेजेस जो हैं वो फेंटर इमेजेस बनेंगी, और क्रोमेटिक की वजह से कलर्ड इमेजेस बनेंगी। तो उस इसको हटाने के लिए
हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज करते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के ये दो एडवांटेजेस है, ये देख लो। एक तो पैराबोलिक मिरर अगर यूज करते हैं तो किसी टाइप का एब्रेशन नहीं होगा, और दूसरी बात ने लिखी हुई कि मिरर को लेंस के कंपैरिजन में इजी होता है बनाना। मिरर तो क्या है कि कोई भी सरफेस रिफ्लेक्टिंग कर दो, मिरर हो गया। तो माउंटिंग ऑफ अ मिरर इज मच इजियर देन अ लेंस, ठीक है ना। एंड देन सेकेंडरी मिरर which reflect rays from objective mirror to the eyepiece, and this is called Cassegrain telescope. इसमें बस तुम्हें इतना याद रखना है, बोर्ड में पूछा जा सकता है। सर हाँ सर बोलो। रिफ्रैक्टिंग वाले में तो सर हमने ये किया ना, अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में तो इन्फिनिटी पे ही हाँ मिरर इमेज बने। सर हाँ इसमें तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, तो ये तो सर सीधे सीधे चली जाएगी ना, मतलब अरे फोकस से बस पास होनी देखो, चाहिए। ये डायग्राम तो मैंने सीधे सीधे वहीं से कॉपी कर दिया एनसीईआरटी से, सर जो गलत उसमें है ना बना थोड़ा हुआ है। सा। बट हमें कहाँ इमेज चाहिए वो तो हम चेंज कर ही सकते हैं ना, डिस्टेंसेस। ये सर हमको कहाँ बनानी है वो तो हम चेंज कर ही सकते हैं। ये फॉर्म, ये डायग्राम तो मैंने एनसीईआरटी का ही ले लिया है, कुछ और अपनी तरफ से नहीं लगाया दिमाग, जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको केवल एक बार पढ़ लेना, ये दोनों यूज इसके ध्यान रखना बस, ठीक है ना। क्लियर है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इतना ही है, ऑल डन।